नमस्कार, मैं डॉक्टर धन्वंतरी त्यागी आपका आज के सत्र पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ पैनल डिस्कशन में हैं डॉक्टर राहुल कुमार जी, एमडी आयुर्वेदा हैं और 15 वर्षों का इनका चिकित्सा अनुभव है। और आज जो हमारी चर्चा है वो वृक्क रोगों में यानी कि गुर्दे रोगों में आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, और या फिर हम ऐसा कहें कि आयुर्वेद में जो वृक्क रोगों से बचाव के लिए जो व्यवस्थाएं प्रिवेंटिव मीजर्स बताए गए हैं, आज हम उन पर एक पैनल डिस्कशन करने वाले हैं। मैं सर्जरी फील्ड से हूं और डॉक्टर साहब जो है वो बेसिकली ऐसे केसेस के जो है वो एक्सपर्ट हैं और इन चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत जो है वो स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जैसे गुर्दा रोग है, तो आयुर्वेद में गुर्दे रोग का अगर हम मोटे तौर पे देखें तो कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं कि गुर्दा रोग किस प्रकार का है? ऐसा है जैसे स्वतंत्र और परतंत्र, ये तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं। देखिए, आजकल आपने भी देखा होगा, आजकल जो प्रैक्टिस में पेशेंट्स आ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम आयुर्वेद में वृक्क विकार या सामान्य भाषा में हम किडनी डिजीज कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे रोग हैं, लेकिन अगर आज हम बात करना चाहते हैं तो वो किडनी फेल्योर के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसको हम CRF या CKD क्रोनिक किडनी डिजीज में कह सकते हैं। तो अगर बात की जाए आयुर्वेद के सिद्धांत की कि आयुर्वेद में स्पेसिफिकली वृक्क रोग के बारे में कहाँ बताया गया है, तो अगर देखा जाए तो 3 मर्म की बहुत इंपॉर्टेंस है आयुर्वेद में। उसमें हृदय है, बस्ती है या शिरोरोग कुछ लोगों ने बताया है, कुछ ने नाभि बताया है। तो जहाँ पे बस्ती के बारे में बताया गया है वहीं वृक्क रोग के बारे में बताया गया है। तो अगर देखा जाए तो ये 3 मर्म में से भी एक हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि वृक्क, अगर एलोपैथिक की या मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस में बताया गया है कि वृक्क क्या करते हैं। वृक्क का काम होता है मूत्र की उत्पत्ति है वहां से हो रही है, लेकिन आयुर्वेद ये नहीं मानता है। आयुर्वेद कहता है कि मूत्र की उत्पत्ति होती है पक्वाशय में, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पे एक भाग होता है उंडुक, या हम जिसे सीकम कह सकते हैं, जिससे अपेंडिक्स जुड़ा रहता है। तो वहां से मूत्र की उत्पत्ति बताई गई है। तो अगर क्रोनिक किडनी डिजीज या वृक्क रोग की बात कर रहे हैं तो ये है मूत्रवाह स्रोतस की व्याधि। और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे मेद धातु है, हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो मेद धातु है, अगर हम उसका मूल स्थान देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि मेदो वहनाम श्रोतशाम वृक्को मूलम वपा वहनम च। तो उसमें वृक्क जो है वो मेद धातु का मूल स्थान बताया गया है। तो जब हम मेद रोग की बात करते हैं, इसलिए ये बताना जरूरी है, असल में होता क्या है, जो मेद धातु है उसमें स्नेह का अंश होता है, या हम कहें कि उसमें ऑयली पार्ट होता है। उस स्नेह से हमारे जो पेट में, हमारे आमाशय में जो स्नेह होता है उसका पोषण होता है। तो जैसे अगर हमारे आमाशय का जो पोषण है या आमाशय का जो स्नेह है, या हम कहें जो आमाशय में क्लेद है, उसका मेन काम होता है भोजन को पचाने में हेल्प करना। हमने कोई भी चीज खा ली, वो हमारे पेट में जाएगी, उसमें जो स्नेह का अंश है, क्लेद है, उसमें मिक्स होगा और उसके बाद उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। लेकिन आजकल देखा क्या जाता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वृक्क रोग के लिए खुद ही एक कारण है। हम क्या करते हैं, हम लोग जो कारण है वृक्क रोग के, वो मेनली ये है कि ज्यादा मसाले खाना। जैसे कि आप देखो, आजकल आप दुकान पे भी जाओगे तो आपको हर चीज के लिए, छोले के लिए अलग मसाला, पोहे के लिए अलग मसाला, ज्यादा नमक डालना, जैसे कि सैलेड्स खा रहे हैं या कोई भी चीज हम खा रहे हैं, ऊपर से नमक डालने की हमें सभी को आदत होती है, हमारे घर में किसी ना किसी को तो होती है। जैसे अब शराब का सेवन करते हैं तो शराब में लोग उसके साथ, आपने एक सुना होगा, चखने का सेवन करते हैं, उसमें भी ज्यादा मिर्च मसाले होते हैं। नॉनवेज फूड है, जैसे कि चिकन है, मटन है, या मछलियाँ स्पेशली जो होती हैं, फिश लोग खाते हैं, उसमें बहुत सारे मसाले यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली करता क्या है, ये करता है हमारे जो पेट का स्नेह है, जो क्लेद है, उसका, उसमें डिस्टरबेंस करता है, वहां पे इरिटेशन करता है, उस स्नेह को बिगाड़ देता है। और उसमें आप समझो कि उसमें पित्त बहुत बढ़ जाएगा, या त्रिदोष समझो कि त्रिदोष जो है बिगड़ जाते हैं। तो वो जो स्नेह बिगड़ गया वहां का, तो क्या करेगा, अब ये आश्रय आश्रय भाव है, वो हमारा जो मेद धातु का स्नेह है उसको बिगाड़ देगा। और क्योंकि मेद का जो मूल स्थान है वो है वृक्क,
यानी कि किडनी, तो वो हमारे किडनी को खराब करना शुरू करता है। तो हम सोचते हैं शुरू में कि हम पकोड़े खा रहे हैं, मिर्च मसाले ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन इसका हमारे किडनी के ऊपर कैसे असर पड़ता है। तो आयुर्वेद में यहाँ तक भी बताया गया है कि इसका इस चीज़ से कैसे लिंक किया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो कायदे में तो अगर वृक्क रोगों की बात करें तो वृक्क रोगों में जो मूल कारण है देखने को मिलते भी हैं, और ये जस्टिफाई भी हो रहा है कि नमक का ज़्यादा सेवन करना, मिर्च मसाले वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, खासतौर पर जिन आहार को हम पित्त वर्धक आहार की बात करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की चटनियाँ हैं, पैक्ड फूड है, खट्टे तले पदार्थ हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन करने से जो स्नेह अंश है वो वहाँ पर विकृत हो जाता है। विकृत होने की वजह से वो किडनी के ऊपर लोड पड़ जाता है। चलिए, ये तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हो गए कि जो बाहर से जो है वो आ रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से कुछ अंदर जो है वो ना जाए और परहेज वगैरह सब कुछ बढ़िया रहे और फिर भी किडनी डिसऑर्डर्स जो है वो हो जाए? जी बिल्कुल हो सकता है। ऐसे कई कारण हैं। इसको हम क्लासिफाई करते हैं स्वतंत्र और प्रतंत्र रोग की कैटेगरी में। जैसे कि स्वतंत्र मतलब हो गया कि हमारा जो अवयव है, यानी कि जो हमारा किडनी है या गुर्दा है हमारा, उसी में कुछ ऐसी चीज हो जाए जो उस रोग का कारण है। जैसे आपने देखा होगा आजकल हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स देखते हैं तो पेशेंट को क्या है कि सिस्ट डेवलप है, किडनी सिस्ट है, या कुछ लोगों में क्या होता है कि किडनी का जो साइज होता है वो छोटा है, वो बचपन से ही छोटा है उनमें। कई बार यूनिपोलर की यूनि किडनीज भी होती है, केवल एक ही किडनी होती है गुर्दे में। वो कई बार पेशेंट एक्सीडेंटली अल्ट्रासाउंड वगैरह किसी और वजह से कराते हैं तो तब जाकर उनको 12, 15, 20, 25 की एज में जाके मालूम चलता है कि उनको पैदाइशी एक किडनी एटोपिक किडनी होती है कि जो स्थान है किडनी का है उसकी जगह वो दूसरी जगह है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें चांसेस रहते हैं कि आगे भविष्य में उनको किडनी फेलियर हो सकता है। उसके अलावा भी जैसे कि आजकल सबसे मोस्ट कॉमन जो कारण मिलते हैं वो है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो है। अब ये लोग एक्चुअली होता क्या है, डायबिटीज में दवाइयां खाते रहते हैं, रेगुलर दवाइयां खाते रहते हैं जिससे ब्लड शुगर तो कंट्रोल रहता है, लेकिन एक्चुअली जो उसका हमारे शरीर के अन्य अवयवों पे जो उसके उपद्रव हो रहे हैं उनको हम नहीं रोक पाते हैं। जैसे डायबिटीज का सबसे मोस्ट कॉमन है कि नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी या रेटिनोपैथी डेवलप होती है। तो जो नेफ्रोपैथी के केसेस होते हैं उन केसेस में आगे जाके वो किडनी फेलियर में 100% कन्वर्ट होते हैं पेशेंट। अगर हमने कुछ आयुर्वेद कोई भी दवा है, ये बात आयुर्वेद और एलोपैथ और दुनिया की हर पद्धति मानती है। जो पद्धति नहीं मानती है उनको चिकित्सा पद्धति के रूप में किसी भी देश में मान्यता नहीं मिली गई है। हर एक औषधि के सीधे सीधे से दो प्रभाव होते हैं। दवा शरीर पर क्या करती है और शरीर उस दवा के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करता है। जी, दवा केवल ऐसा नहीं है कि शरीर में कुछ काम कर रही है, लेकिन अगर वो कुछ काम कर रही है तो कहीं ना कहीं वो शरीर में किसी और चीज़ को डिसरप्ट भी कर रही होती है, परेशान भी कर रही होती है। ऐसी स्थितियाँ बहुत तब देखने को मिलती हैं कि जब हमें कोई परेशानी है और हम जैसे सपोज सिर दर्द की ही दिक्कत है जैसे, या बदन दर्द की दिक्कत है, थकावट की परेशानी है, नींद की दिक्कतें हैं, तो लोग क्या करते हैं कि उसमें लिया और दवा जो है वो खाई। अब उसने दवा ने हमें राहत दे दी लेकिन उसने अंदर शरीर में डिसरप्टनेस कर दी, कहीं और चीज़ों को जो है वो उसने जो है वो प्रॉब्लम कर दिया। जैसे बिना मतलब लोग पेट साफ की दवाओं का सेवन करते हैं। पेट साफ की जितनी समस्याएं हैं उनमें से 98% समस्याएं पाचन तंत्र संबंधित हैं, जो हमारे खान पान की आदतों में सुधार करने से, खान पान के समय बदलने से और मौसम के अनुसार खान पान सही करने से ही बदली जा सकती हैं। पेट साफ की दवाएं उसमें केवल जो है वो आपको सामयिक रूप से लाभ कर सकती हैं, टेम्परेरी जिसको हम बोलते हैं, वो परमानेंट लाभ नहीं करती हैं। पेट साफ की दिक्कत है, जब हम ज़्यादा जो है पेट साफ के ज़्यादा दवाओं का सेवन करते हैं तो वायु की शरीर के अंदर वृद्धि होती है। मल के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि जो पुरुष है, जब पुरुष जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षय हो जाएगा तो उसकी वजह से अस्थि और वायु दोनों में जो है विकृति आ जाएगी, और वायु आयुर्वेद के अनुसार वहाँ पर जो अपान वायु है वो अपान वायु डिसरप्ट हो जाएगी और उसकी वजह से किडनी फंक्शंस जो है वो डिमिनिश जो है वो हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे कई बार जो है वो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उनको ब्लड प्रेशर है लेकिन उसके बावजूद भी वो दवाएं जो है वो नहीं खाते हैं, या आप दवा नहीं भी खाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ में और बीपी में दवा जो है वो खाना ज़रूरी हो, लेकिन आपको अपने खान पीन में दवा के उसके बीमारी के जो कारण है उनके पीछे आपको बदलाव करना चाहिए। जैसे डायबिटीज़ की बात करें, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट करते भी हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी करते हैं और भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो द गोल्ड स्टैंडर्ड इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, और वो आज से नहीं है, वो पिछले 15, 16, 18, 20 सालों से HbA1c गोल्ड स्टैंडर्ड है। लोग क्या करते हैं कि फास्टिंग और पीपी के ऊपर ही अपना काम चलाते रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को होता क्या है कि उनकी ब्लड शुगर लेवल दोपहर में या 3 बजे 4 बजे के आसपास को पीक में रहती है,
कुछ लोगों के ब्लड शुगर लेवल रात के समय ज़्यादा बढ़ते हैं। जब हम रैंडम चेकिंग करते हैं, फास्टिंग पीपी चेकिंग करते हैं, तो वो उस घंटे की शुगर होती है जिस घंटे हम नाप रहे होते हैं। वो पता लगा हो सकता है रात को 400 जो है वो हो रही हो, या दोपहर में 400 हो रही हो। इसके अलावा डॉक्टर्स के साथ में जब हम जाते हैं, ये प्रॉब्लम थोड़ा डॉक्टर्स में भी है और पेशेंट में बहुत ज़्यादा है कि पेशेंट को ये लगता है कि बस डॉक्टर उनको देखे, एक 2-4 टेस्ट लिखे, एक अच्छा सा बीमारी का नाम बताए, थोड़ी सी दवाएं जो है वो अच्छी खासी सी लिखे, और बस केवल उसका काम यहीं पर समाप्त जो है वो हो जाना चाहिए। जबकि कायदे की बात यह है कि जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, यानी कि जो चीज़ शरीर में बाहर से कहीं नहीं आई है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और ट्रॉमा, ये 4 चीज़, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और बाहर की लगी हुई चोट जैसे एक्सीडेंट, इनके अलावा आपका कोई भी जो है वो बीमारी है, वो सब हमारे शरीर में हमारे किए हुए कार्यों के जो है वो फलस्वरूप होती है। चाहे हमारा खाना पीना सोना जगना जो है वो गलत हो, चाहे हमारी लापरवाही हो। तो जब तक आप उसको जो है वो चेंज नहीं करेंगे, तब तक वो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, और जब बढ़ती चली जाएंगी तब जो है वो और ज़्यादा परेशानियां करेंगी, और इसी वजह से ही गुर्दे फेल के कारण आजकल जो है वो बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, वजह पानी के बारे में तो सब लोग जो है वो जानते हैं, लेकिन पानी मतलब कैसे व्यवस्था बनाएं, कैसे करें, क्या आरओ आवश्यक है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हालांकि आपके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन निजी विचारों से ही चीज़ें जो है वो बनती हैं। आरओ के बारे में आपका क्या कहना है, और पानी की साफ सफाई के बारे में क्या कहना चाहिए? अगर हम, जैसे आज हमारा टॉपिक है किडनी रोग, किडनी के बारे में एक चीज कही जाती है कि किडनी, वैसे तो भगवान ने हमें 2-2 किडनियां दी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बचपन से ही एक ही किडनी होती है, लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है किडनी के बारे में कि अगर आपकी एक ही किडनी है और उस एक किडनी में अगर 30% भी काम कर रही है उस किडनी की, तो भी अगर आदमी पूरी व्यवस्था के साथ अपना खान पीन, अपना रहन सहन, आयुर्वेद में जो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य बताया गया है, अगर उसको फॉलो करता है तो उस 30% किडनी पे भी अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम सारी चीजें गड़बड़ करते हैं। तो जैसे आपने अभी ये जो टॉपिक निकाला है पानी का, कि पानी कैसा होना चाहिए, अगर हम पानी के बारे में बात करें, जैसे अभी सबने क्या किया है, सबने अपने घर में आरओ लगवा लिए हैं सभी। देखो, आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि आयुर्वेद में जो जलपान बताया गया है कि आप पानी को उबाल लीजिए, उबाल कर रख लीजिए। सुबह जैसे आपने उबाल लिया है, वो पानी ठंडा हो गया है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, किडनी रोगी है या आपको अपने किडनी को रोगी होने से बचाना है, तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया पानी वो होता है, उबला हुआ पानी है, उबाल के रखा हुआ। तो आरओ में क्या होता है, जैसे कि आपने भी सुना होगा, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो उस आरओ के पानी में वो भी निकल जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए वो पोषक तत्व जरूरी होते हैं। हाँ, वैसे पानी के बारे में तो स्पेसिफिक ये कहा गया है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक मशीन की ज़रूरत नहीं है, केवल आप पानी को उबाल करके सही जो है वो रख सकते हैं, उसी का आप सेवन कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग के जिनके पास में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, वो कुछ भी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताते रहते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना यह है कि सुबह को उठ करके 4 गिलास पानी पीना चाहिए या 6 गिलास जो है वो पानी पीना चाहिए। कुछ लोगों का मत ये है कि भाई पानी जो है वो आपको हर घंटे, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद जो है वो पीना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक पानी जो है वो नहीं पीना चाहिए। तो जब पानी का विषय छिड़ी गया है तो क्यों ना इस पर भी जो थोड़ी चर्चा कर लें। मेरे हिसाब से आयुर्वेद जो कहता है, आयुर्वेद किसी भी चीज़ के लिए अति करने के लिए मना करता है। जल के अति सेवन से भी बहुत सारी हानियाँ होती हैं। उदर रोग बहुत सारे, उदर का मतलब यहाँ पेट के पाचन संबंधित बीमारियों से नहीं है, उदर का मतलब जो पेट के अंदर जितने भी अवयव हैं, अंग हैं, उन सब में कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो हो सकता है। सुबह समय सूर्योदय के पश्चात पूर्व जो है वो जल पीना, अगर आपको प्यास लग रही है बिल्कुल पीजिए, नहीं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरे नंबर पे जो है वो क्या है कि जब प्यास लगे तब आपको बहुत सारा पानी है, जितना प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए। हर 6 घंटे 4 घंटे बाद पानी पीने की, 1 घंटे बाद पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही एक जो है वो क्लासिफिकेशन भी इसमें ये है कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को अपने पर वजन पे जो है वो आपका जो है वो 60 ml पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है। ठीक है, 12×5 = 60। तो अगर मान लिया किसी पेशेंट का वेट जो है वो 40 ml पर kg पर डे, 40 ml पर किलो पर डे, तो यानी कि अगर किसी पेशेंट का वजन 60 किलो है तो 6 × 24 2.5 लीटर द्रव की आपकी शरीर की आवश्यकता है। अब ये द्रव आपका जो है वो दूध, पानी, फल, चाय
और अन्य जो भी पेय पदार्थ जिनके अंदर पानी एक मुख्य जो है वो भूमिका के रूप में है, ये सब चीजें इंक्लूड, ये सब चीज़ें उसमें जो है वो इंक्लूड होती हैं। तो मैं आपसे इस पर जानना चाहता हूँ, क्या हम आज भी इसी बात पर ही कायम हैं या आपके विचार से इसमें भी कोई चीज़ जो है वो बदलना चाहिए? देखिए, जैसे कि अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में तो ये बताया गया है कि पानी आप चाहे ठंडा पिए, आप चाहे गर्म पिए, क्योंकि बहुत लोगों का सिद्धांत होता है कि हम तो 1 जग पानी रोज सुबह पीते हैं, लेकिन हम गुनगुनाया गर्म करके पानी पीते हैं। देखिए कैसे है, जल महाभूत जो है, अगर आप अग्नि के ऊपर कहीं भी डालेंगे तो वो अग्नि को बुझाएगा, चाहे आप ठंडा पानी डालें चाहे गर्म पानी डालें, वो अग्नि को बुझाएगा ही। तो इसलिए बहुत सारी क्वांटिटी में पानी पीना, सुबह पीना, दोपहर को पीना, खाना खाने के बाद पीना, ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो ये हमेशा गलत है। वहां पे पानी पीने के लिए इतना बोला गया है, लोग बोलते हैं कि हम सुबह अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम जाएंगे ही नहीं, मतलब हमारा सोच साफ नहीं होगा अगर हम नहीं करेंगे। जबकि ये बताया गया है कि विबंध जो रोग है वो भी मंदाग्नि से ही होता है, और हम इतना सारा पानी पी के अपनी जाठराग्नि को ऑलरेडी बुझा देते हैं, और उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि ये पानी पी के हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा और पेट साफ हो जाएगा। जबकि आपने भी सुना है, बोला गया है कि उदर रोग जो होते हैं वो मंदाग्नि से होते हैं, रोगा सर्वापि मंदाग्ने, और उसमें बोला गया है कि ये जो उदर रोग होते हैं ये सभी रोगों का कारण होते हैं। तो शुरुआत तो हम कर रहे हैं अपनी दिनचर्या से, तो इसलिए अगर आज के जो कल्चर है, या हम कहें कि आज का जो लाइफस्टाइल है या लोगों का रहन सहन है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें कैसे पानी पीना चाहिए, तो इसमें आयुर्वेद में बताया गया कि पुरुषम पुरुषम विक्षम, हर एक आदमी अलग है, हर एक रोगी अलग है, हर एक आदमी की प्यास और भूख वो भी अलग है। तो एक हमारे सामने आदमी बैठा हुआ है, उसने बोतल उठाई, उसको प्यास लगी है, उसने पी लिया, तो हम भी सोचेंगे हम भी पानी पी लेते हैं, हमने भी उठा के एक बोतल पी ली, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। आपको जितनी प्यास लगे उसके अकॉर्डिंग पानी पीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा रुक के, और वो भी जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा सिप बाई सिप खाना खाने के बीच में पीने का आपको प्रावधान है कि आप थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक टुकड़ा खाया आधा गिलास पानी पी लिया, ऐसे पीना आयुर्वेद में इसको मनाही है। हाँ, वो भोजन के दौरान में बीच बीच में एक एक घूंट पानी पीते रहने से स्वाद अच्छा हो जाता है, पाचन अच्छा रहता है। ऐसे मतलब कुछ भी कि पाचन अच्छा रहता है, लेकिन वो ऐसे कोई परेशान नहीं करेगा आपको जी। लेकिन इसके अलावा जैसे अभी पानी, जैसे बहुत सारे पेशेंट में जो बहुत वजन जिनके ज़्यादा रहते हैं, अग्नि बहुत मंद रहती है, तो हमको पूरा दिन में केवल गर्म पानी पीने की जो है वो रिकमेंडेशन भी जो है वो करते हैं, क्योंकि गर्म पानी में होता क्या है कि तेज़ गर्म पानी पीने को बोलते हैं, तो वो हमेशा सिप सिप करके ही पिया जाएगा, वो एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पिया जाएगा। तो अति अम्बुपान यानी कि अधिक मात्रा में जल का सेवन है, तो उस वाले दोष से भी हम बच जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा उष्ण है, तो उष्ण की वजह से वो थोड़ा सा अग्नि को भी नॉर्मलाइज जो है वो रखेगा, इतनी ज़्यादा मंदाग्नि जो है वो नहीं करता है। तो ये पानी वाली व्यवस्था भी जो है वो ये है। अच्छा, जैसे काफ़ी सारे पेशेंट में ये भी देखने को मिलता है कि भाई जैसे बुखार हुआ, खांसी हुई, जुकाम हुआ, कुछ भी हुआ, तो उन्होंने जो है वो तुरंत एकदम जो है वो दवा लेनी शुरू कर दी। आयुर्वेद स्पष्ट तौर पर कहता है कि 3 चीज़ों को तत्काल प्रभाव बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो अतिसार और प्रवाहिका यानी कि दस्त लगना, इसके अलावा कहीं से भी ब्लीडिंग आ रही हो, और इसके अलावा ज्वर, इन पे तत्काल एकदम जो है वो रोगों को रोकने की औषध नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब इस बात को जो है वो कहेंगे, जब भी हम आयुर्वेद का या सारे आयुर्वेद के चिकित्सक इस बात को जानते हैं कि जब भी आयुर्वेद में चिकित्सा और निदान यानी कि रोगों की जांच पहचान और जो है उसके कारण के बारे में जानना और उसकी चिकित्सा, तो सबसे पहला जो रोग आता है उस रोग का नाम क्या है डॉक्टर साहब? जब हम ज्वर सबसे पहले जो बीमारी की उत्पत्ति हुई वो बुखार, ज्वर, और 101 प्रकार का ज्वर जो है वो आयुर्वेद में कहा गया है, और 101 प्रकार के ज्वर, और ये खाली कहा नहीं गया है, कहा गया तो हम ऐसे बोलते हैं कि हम अपने जो है वो आयुर्वेद के प्रति अपने निष्ठा प्रकट करते हैं, कहा गया तो मतलब बिल्कुल होता है ऐसा। 101 प्रकार के ज्वरों के रोगी हमारे पास जो है वो मिलते हैं देखने के लिए। सबसे पहले ज्वर होता है, और ज्वर के बिगड़ने पर ही ये सारी चीज़ें जो है वो आगे को बढ़ती हैं। ज्वर से जो है वो आपका जो है वो रक्त पित्त, और उसके पश्चात अन्य ग्रहणी, अर्श इत्यादि सब सारी चीज़ें जो है वो रहती हैं। तो जैसे बुखार है या कुछ भी है, तो हमारे यहाँ बोलते हैं लंघन चिकित्सा जो है वो करते हैं। तो लंघन चिकित्सा का या उपवास का, अब हम उपवास पर आ रहे हैं क्योंकि ये लोगों के साथ धर्म वाली भावना से भी जो है वो जुड़ा हुआ है। मेरा मानना यह है कि किसी भी धर्म ग्रंथ में
उपवास की कोई विशिष्ट विधि नहीं लिखी हुई है जी। कि आपको उपवास में आलू खाना है, कुटू खाना है, चौलाई खाना है, ऐसा कुछ नहीं खाना है। उपवास का मतलब ये रहता है कि आप अपने पेट को एक दिन के लिए उन भोज्य पदार्थों से आराम दे रहे हैं जो आप रोज खाते हैं या जिनका आपको जो है वो शरीर पाचन नहीं कर पा रहा है, ताकि जो पाचकाग्नि है वो वापस से बैलेंस अपना जो है वो गेन कर ले। जी। ठीक है। अब लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन समाज में जो है वो प्रचलित है। हम कई बार पेशेंट को बताते हैं, मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं पेशेंट को बताता हूँ कि आप जो खा रहे हो वो उल्टा नुकसान कर रहा है, उनके उपवास का कोई फायदा नहीं है। थोड़ा लंघन के बारे में लोगों को बताइए कि लंघन की वास्तविकता मतलब जो है क्या। लंघन की अगर हम बात करें, देखो सामान्य भाषा में अगर लंघन को हम उपवास समझते हैं तो उपवास का मतलब तो होता है उप प्लस वास, मतलब हम भगवान के कितना करीब जा सकते हैं। तो सभी को पता है भगवान के करीब कोई ये तो कहा कभी नहीं बताया गया है कि आप बहुत सारा खा के भगवान के करीब जाओ। तो उसमें यही कहा जाता है कि पूजा कैसे की जाती है कि खाली पेट, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपने सुना है कि अपने शरीर को लोग कष्ट देते थे, तो उसमें ये कष्ट था कि हम कुछ खाएंगे नहीं, हम कुछ पिएंगे नहीं जब लंघन करेंगे। जहाँ तक बात आयुर्वेद की है तो लंघन एक चिकित्सा है, और वैसे तो लंघन के 10 प्रकार बताए गए हैं आयुर्वेद में। उसमें बताया गया है चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपासा मारुत आतपो, पाचना अन्य उपवासश्च व्यायामश्चेति लंघनम। मतलब उपवास जो है उन 10 में से एक है। चतुष्प्रकार संशुद्धि मतलब जो पंचकर्मा में से अगर हम अनुवासन वस्ती को छोड़ दें, जो तेल की वस्ती है, उसके अलावा जो बाकी के 4 हैं, वमन है, विरेचन है, निरुबस्ती है, रक्त मोक्षण है, वो भी लंघन का प्रकार है। उसके बाद पिपासा यानी कि हम पानी ना पिए, प्यासे रहें। फिर मारुत जैसे कि वायु का प्रवाह हो रहा है वो। आतप मतलब कि धूप से धूप में करें, और व्यायाम करें। तो ये सब लंघन के प्रकार है। इन सबको लंघन, और ये किसी न किसी की चिकित्सा के रूप में हम इनको सेवन करना चाहिए। लेकिन सबको सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। किसी की कहाँ पर क्या आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग हमने, जैसे अगर पानी की मात्रा यानी कि जल महाभूत की मात्रा किसी के शरीर में अधिक हो रही है, तब ऐसी स्थिति में उसको लंघन जल का करना चाहिए। जैसे हम निर्जला व्रत जो है वो रखते हैं, तो निर्जला व्रत सबके लिए नहीं है, ये केवल उन लोगों के लिए है कि जिनका जो है वो जल महाभूत की अधिकता जो है वो हो रही है। विशेष प्रकार के भोजनों की जो है वो तो उनको जिनकी अधिकता शरीर में जिन चीज़ों की ज़्यादा हो रही है, जैसे कुछ सारे लोग जो है वो धूप में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, और स्वेद की कमी उनको हो जाती है, एयर कंडीशनिंग का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है कि एयर कंडीशनिंग का सेवन करने वालों में आप उन्हें कितना ही मालिश और स्वेद दे दो, जब तक वो आतप सेवन नहीं करेंगे यानी कि बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक शायद जो है वो उनका। आपने सुना भी होगा लंघन जो चिकित्सा है, मेनली अगर ज्वर का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, बुखार का, तो नव ज्वर जब होता है उसकी चिकित्सा लंघन होती है। सर्वप्रथम चिकित्सा लंघन है। तो उसमें नव ज्वर के जो लक्षण बताए गए हैं उसमें पहला लक्षण है स्वेदावरोध, संताप, सर्वांग ग्रहणम तथा। तो उसमें स्वेदावरोध मतलब सबसे पहले उस आदमी को पसीना आना बंद होता है। तो हमें करना क्या है, उसकी चिकित्सा कोई दवाई है ही नहीं, उसकी चिकित्सा यही है कि हम उसके साथ ऐसा कुछ करें कि उसको पसीना आए, जो उसके स्वेद व स्रोतस बंद हो गए हैं वो खुल जाए। तो उसके लिए लंघन, जो हमने 10 प्रकार के लंघन बताए हैं, वो अकॉर्डिंगली जो उसके हिसाब से सही है वो लंघन करवाएं उसे। बाद में जब दवाइयों की भी व्यवस्था की जाती है नवज्वर में, तो उसमें भी वही दवाई दी जाती है जो स्वेद व स्रोतस का जो स्रोतोवरोध है उनको खोल दे। जैसे कि आपने सुना है एक कॉमन मेडिसिन है बुखार में जो देते हैं, एक्चुअली अगर कोई आयुर्वेद के सिद्धांत पे प्रैक्टिस करते हैं, सच में आयुर्वेदिक वैद्य जैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पे एक चिकित्सा सूत्र होता है सभी बीमारियों के लिए। तो कॉमनली हम सुनते हैं कि त्रिभुवन कीर्ति रस है। त्रिभुवन कीर्ति रस अगर कहा जाए तो आप वैसे किसी को पूछेंगे बुखार की दवाई है वो, तो सही मायने में वो बुखार की दवाई नहीं है, उसके मल्टीपर्पज यूज होते हैं। आप उसे आमा जीर्ण में भी यूज कर सकते हैं, जहां भी आम है, स्रोतो अवरोध है, वहां वो सब जगह काम करती है। तो ऐसे ही अगर बुखार में भी नवज्वर का पेशेंट है या उसकी शुरुआत का पेशेंट है जिसमें स्रोतोवरोध हुआ है, वहां पे आप त्रिभुवन कीर्ति का यूज करेंगे। उसमें ऐसे द्रव्य होते हैं जैसे कि वत्सनाभ है, उसमें हिंगुल है, ऐसे द्रव्य होते हैं ये कि उनका काम होता है कि स्वेद व स्रोतस को खोलने का। बुखार उतरने की पहचान भी यही है जी, चाहे आप पैरासिटामोल लें चाहे कुछ भी लें। ज्यादातर मामलों में जैसे पेशेंट फोन करते हैं, हाँ जी पसीना आ गया, तो तुरंत एकदम खबर क्या रहती है, भाई ठीक है कोई बात नहीं, बुखार टूट गया, कोई दिक्कत वाली बात वो जो है। और जिस किसी फीवर में देखा गया है कि जिस किसी फीवर में जब तक पसीना नहीं आता अच्छे से, तब तक वो बुखार खत्म ही नहीं होता। अगर पेशेंट को पसीना नहीं आए और बुखार उतर जाए, तो इसका मतलब सामान्य तौर पर जो है वो ज्यादातर केस में मैंने खुद जो है वो देखा है
तो ज़्यादातर मामलों में ये रहता है कि एकदम संशय हो जाता है कि हाँ अभी मामला गड़बड़ है और समस्या अभी टली जो है वो नहीं। तो आप ये सोचिए कि 5000 साल पहले जो लिखा हुआ आयुर्वेद है उसमें ज्वर मोक्ष के लक्षण बताए हैं। हाँ, ज्वर मोक्ष शीर्षे मतलब गंडु मुक्ति पाको है। मोक्षय। जी, तो उसमें स्वेदो लघुत्तम ये ज्वर मुक्तस्य लक्षणम्। ये लक्षण है, तो ये आज भी उतने ही प्रामाणिक हैं हाँ। जितने उन्होंने 5000 साल पहले बताए हैं। तो ये चीजें हैं जी। तो ये हमारा जो है वो लंघन वाला कंसेप्ट भी, हालांकि हम विषय से इधर नहीं गए हैं, हम विषय पर ही जो है वो रहे हैं। देखिए आयुर्वेद में बिल्कुल अलग सिस्टम है। आयुर्वेद ये नहीं कहता कि आप दवा खाइए। आयुर्वेद आपको कभी ये नहीं कहता कि आप सुबह उठ करके त्रिफला पीजिए या शाम को आप जो है वो फलां औषधि का सेवन कीजिए या आपको रोज गिलोय खाना चाहिए। नहीं, आयुर्वेद के दो अलग अलग सिस्टम है। एक पहला है प्रिवेंटिव यानी कि रोगों से बचाव, जिसको हम सस्वरत के नाम से जानते हैं, और दूसरा है हमारा पूरा समस्त चिकित्सा शास्त्र, जिसमें पंचकर्म, क्षार कर्म, अग्निकर्म, क्षार सूत्र, ये सब सारी चीजें जिसके अंदर। जब हम आयुर्वेद में दैनिक दिनचर्या के स्वस्थ व्यक्तियों की रक्षा की बात करते हैं तो स्वस्थ व्यक्तियों की रक्षा के लिए कहीं कोई औषध नहीं है। वहां केवल और केवल आपको हर चीज के खाने पीने के फायदे और नुकसान बताए गए हैं। हर चीज को खाने का जो है वो तरीका, मात्रा, समय और मौसम होता है। जब हम उनका ध्यान रखते हैं तो हम केवल लाल मिर्च की चटनी और रोटी खाते हुए भी स्वस्थ रह सकते हैं, और अगर हमने उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो हम खूब फ्रूट्स, फल खाएं, खूब ड्राई फ्रूट खाएं, दूध खूब पिएं और सारी चीज़ें खाएं, खूब कसरत भी करें, तभी ऐसी स्थिति में भी हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ परेशानियां हमें जो है वो घेरती ही रहेंगी। आयुर्वेद में कुछ लोग पूछते हैं कि सब आप लोग डाइट चार्ट दिया करें कि सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। संभव नहीं है। अगर हम देते भी हैं तो वो टेम्परेरी बस केवल दे सकते हैं, महीना 2 महीना के लिए ज़्यादा बस केवल। असल में क्या है कि आयुर्वेद की अवधारणा इतनी संकुचित नहीं है। आयुर्वेद का जो सिस्टम है बहुत ब्रॉड बेस्ड जो है वो काम करता है। यहाँ हर पेशेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि शरीर में जो है वो फर्क है, व्यक्ति जो है वो भिन्न है। एक ही मरीज के लिए एक ही बीमारी अगर है और उसके 3 मरीज हमारे सामने है तो तीनों का ट्रीटमेंट और तीनों का परहेज बिल्कुल जो है वो अलग अलग जो है वो हमारा आएगा। लेकिन रोगों के जो कारण बताए गए हैं आयुर्वेद में, मतलब इतने सारे रोग, जैसे आप आज सुनेंगे एक बीमारी को आज मॉडर्न साइंस में कुछ अलग नाम है, थोड़े दिन बाद कुछ अलग नाम सुनेंगे। जैसे आप एक ले लीजिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनका, और पहले तक तो वो एक जॉइंट, बोन जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, अब वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आप ऐसे ही स्किन डिजीज है, सोरायसिस है, एक्जिमा है, वो भी सब अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पहले वो स्किन डिसऑर्डर काउंट होते थे, अभी आजकल वो स्किन में तो है लेकिन मोर ओवर वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो है वो काउंट होते हैं। लेकिन आयुर्वेद में आप अभी भी ये खूबसूरती है कि सभी रोगों के मेन 3 कारण हैं। अगर आप उन 3 कारण को सही रखते हैं, जैसे सबसे पहला है असात्मेंद्रियार्थ संयोग, आयुर्वेद में बताया गया है। दूसरा है प्रज्ञापराध और तीसरा है काल। अब ये तीनों जो है इनका ध्यान कैसे रखना है। असात्मेंद्रियार्थ संयोग मतलब इंद्रियों का गलत संयोग। जैसे कि हमें कोई चीज पता है कि जैसे हमारी रसनेंद्रिय, हमारी जीभ है, हम जीभ के स्वाद के पीछे हमें पता है कि ये हमारे शरीर को मिर्च मसाले है, मिर्ची का पकौड़ा है, कि ये हमें एसिडिटी करेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी जीभ के स्वाद के लिए वो खा रहे हैं, तो पित्त बढ़ाएगा। तो ऐसे ही सभी इंद्रिय हैं, जैसे आंखों है, आंखों के लिए कोई चीज हम देख रहे हैं, हम रात को 2-2 बजे तक जग के, 3-3 बजे तक जग के मोबाइल चला रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को हार्म जरूर करेगा। हाँ, तो बच्चों की जितनी परेशानियां हैं, चाहे उनका जो है वो इरिटेशनल बिहेवियर हो, चाहे कुछ और भी हो, ज्यादातर मामलों में आई होप के आई थिंक 90% डॉक्टर्स सबसे पहले इसको बोलते हैं लेसन द स्क्रीन टाइम। उसका स्क्रीन टाइम जो है वो कम करिए। तो असात्मेंद्रियार्थ, अभी स्क्रीन अब आए हैं लेकिन असात्मेंद्रियार्थ बहुत जमाने पहले जो है वो कह दिया गया है। ऐसे ही प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध मतलब हमें पता है कि ये चीज गलत है लेकिन फिर भी हम करते हैं और फिर भुगतते हैं। इसका एक बहुत सामान्य सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ प्रज्ञापराध का। बहुत सिंपल सा उदाहरण है। बादल छाए हुए हैं, हम घर से बाहर निकल रहे हैं, बिना छाता लिए घर से बाहर निकले, बारिश पड़ गई, हम भीग गए, हमें खांसी जुकाम बुखार हो गए। ये बताइए कि गलती किसकी है? बारिश की? नहीं, वो तो मौसम है, मौसम है, सही बात है। क्या बारिश में भीगने की? नहीं, ये गलती है उस व्यक्ति की कि जिसने बादल देखे और छाता लेके नहीं निकला। तो प्रज्ञापराध का मतलब है कि चीजों को समझ बूझ के कॉमन सेंस यूज करने का।
तो कॉमन सेंस आप यूज, जैसे हेलमेट के बिना आपने कोई अपना टू व्हीलर चलाया, एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, सिर में चोट लगी और वहीं पे जो है वो दुर्घटना हो गई और बहुत स्थिति जो है वो खराब हो गई, या आप जानते हुए भी गलत साइड में जो है वो ड्राइव करना, तो प्रज्ञापराध ऐसे ही जो है वो आपके प्रज्ञापराध जो है वो आपके शरीर के साथ जो है वो चलते हैं। हमें पता है कि दही खाने से मुझे रात को तकलीफ होने ही वाली है, मुझे जुकाम खांसी इस सीजन में मैं दही खाऊंगा तो होगी ही, लेकिन फिर भी हम प्रज्ञापराध तो डॉक्टर वो प्रज्ञापराध और असात्म इंद्रियार्थ का दोनों का दोनों का तो फिर तो एक सही तरीके बात से है। जीव जो है वो बना है, स्वाद जो है वो स्वाद के लिए भी है और हाँ। जानते हुए भी हम गलती कर रहे हैं। हाँ। ऐसे ही परिणाम मतलब काल होता है। जैसे पता है हमें शरद ऋतु है, बताया गया कि उसमें पित्त का प्रकोप होता है और पित्त का प्रकोप तो नेचुरल है, प्राकृतिक लेकिन होगा, उसके हो भी रहा है और उसके बाद भी हम ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो गलती उस काल की नहीं है, वो तो होना ही है, गलती हमारी है कि हम ये काम कर रहे हैं, तो ये भी एक काल का ये हो गया। इसीलिए हम अपने सारे पेशेंट्स को जैसे ही मौसम चेंज होते हैं, मौसम चेंज होने से पहले हम उन्हें अगले 1-1.25 महीने, क्योंकि देश में 6 ऋतुएं होती हैं जी, हम अगले 1-1.5 महीने क्या उनको खाना है, क्या नहीं आहार खाना है, विहार दिनचर्या कैसे सारी फॉलो चीजें, करनी है उन्हें। नहीं तो कौन कौन सी बीमारियों के होने के रिस्क हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, हम खाली ये तक नहीं बताते हैं, हम खाली ये भी बताते हैं कि इन दिनों में आपको अपने साथ छाता लेके चलने की आवश्यकता है, इन दिनों में आपको जूते पहनने चाहिए, इन दिनों में आपको चप्पल पहनने चाहिए, इन दिनों आपको अपने कपड़ों को इन चीज़ों से जो है वो धोना चाहिए। पूरा हम उनको सोशल मीडिया के थ्रू उनको जो है वो देते हैं और ये हम हर महीने निकालते हैं। नेक्स्ट एडवाइजरी हमारी जो है वो होली के आसपास को निकलेगी, क्योंकि अभी बसंत ऋतु है और ये बसंत ऋतु जो है वो एंड होने वाली है। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, हालांकि आयुर्वेद है, नास्ति संक्षेप विस्तरम वाली बात को कहना जो है वो ठीक है, क्योंकि ये तो अथाह समुद्र है, हम कितना भी जो है वो करेंगे। आपके प्रश्नों का स्वागत रहेगा, अगली बार हम आपसे जो है वो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।